एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर हाइड्रोजन के किसी सैंपल को, सपोज हमने एटॉमिक हाइड्रोजन का एक सैंपल लिया और उस सैंपल को इरेडिएट किया विथ रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी उपयुक्त फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाले प्रकाश के द्वारा जब हाइड्रोजन के किसी सैंपल को इरेडिएट किया जाता है, यानी हाइड्रोजन के किसी सैंपल पर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रकाश या रेडिएशन डाला जाता है, तो हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक डेफिनिट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उसी के अनुरूप किसी हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। हायर एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन, चूँकि इनकी एनर्जी बढ़ चुकी है, अनस्टेबल होते हैं, hence they return back to their original step either in one step or in several step। तो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ चुकी है, इसलिए एनर्जी को एमिट करते हुए या तो वन स्टेप में या एक से अधिक स्टेप में वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस लौटते हैं। यह रिलीज्ड एनर्जी ही स्पेक्ट्रम में एक डेफिनिट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइन के रूप में दिखाई देती है। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Hydrogen spectrum. When a sample of hydrogen is irradiated with a radiation of appropriate frequencies or wavelengths, then valence electron of different hydrogen atoms absorb different amount of energy and get excited to a higher energy level accordingly. In higher energy level, they are unstable and therefore they return back to their original state by releasing energy either in one step or in several steps. This released energy is observed as a line of definite frequency or wavelength in atomic spectra। तो आपको बताया गया कि जब हाइड्रोजन के किसी सैंपल पर उपयुक्त फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाला प्रकाश या रेडिएशन डाला जाता है तो हाइड्रोजन के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। आगे हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे इसे। हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वे अपने ओरिजिनल स्टेट में, अपने मूल अवस्था में वापस लौटते हैं बाय रिलीजिंग एनर्जी रिलीज करते हुए, और यह रिलीज्ड एनर्जी ही स्पेक्ट्रम में एक डेफिनिट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के लाइन के रूप में दिखाई देती है। आगे चलते हैं। The energy released in a definite electronic transition is equal to difference of the energies of associated energy levels. In hydrogen spectrum, all the electronic transitions from any higher energy level to a definite lower energy level in any atom give rise a definite series, and in all 6 such series have been observed in hydrogen spectrum। तो आपको बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जब वह जंप करता है, तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है, यानी हायर एनर्जी की कितनी, हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है और लोअर एनर्जी लेवल जहां पर वो डायरेक्ट जंप कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है, उस दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को वह क्या करता है, रिलीज कर देता है। और यह रिलीज्ड एनर्जी ही स्पेक्ट्रम में एक लाइन के रूप में, एक डेफिनिट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के लाइन के रूप में दिखाई देती है। क्लियर। अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं उसमें किसी एक एटम का स्पेक्ट्रम नहीं लिया जा रहा है। हमने हाइड्रोजन का सैंपल लिया है जिसमें कि करोड़ों न्यूमरस एटम्स हैं हाइड्रोजन के,
और अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं अलग अलग अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग लेवल में जंप किए हुए हैं और उस लेवल से वो अपने ओरिजिनल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में वापस लौट रहे हैं, आइदर इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। तो यहाँ पर आप देखेंगे चाहे किसी भी एटम का किसी भी हायर एनर्जी लेवल से एक डेफिनेट लोअर एनर्जी लेवल, याद रहे क्या फिक्स है यहाँ, लोअर एनर्जी लेवल फिक्स है। किसी भी एटम के किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी लेवल चाहे कोई भी हो, उससे जो ट्रांजिशन डायरेक्ट ट्रांजिशन हो रहा है एक डेफिनेट एनर्जी लेवल पर, उनसे रिलेटेड उन ट्रांजिशन से रिलेटेड सारे लाइंस मिल करके एक डेफिनेट सीरीज का फॉर्मेशन करती है। और ऐसी कुल 6 सीरीजेस देखने को मिलती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो क्या बताया गया, सीरीज कैसे बनती है, तो याद रहे किसी भी एटम के किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे एक डेफिनेट लोअर एनर्जी, फिक्स क्या है, लोअर एनर्जी, चाहे किसी भी हायर से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा हो, किसी भी एटम में जंप कर रहा हो, एक डेफिनेट लोअर एनर्जी में जितनी भी जंपिंग होती है उनके कारण बनने वाली सारी लाइनें मिलकर एक डेफिनेट सीरीज का फॉर्मेशन करती हैं, एक डेफिनेट श्रेणी बनाती हैं। और ऐसी कुल 6 सीरीजेस, कुल 6 सीरीजेस देखी गई हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सपोज हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, जिसको आप k ऑर्बिट बोलते हो, जिसके लिए n = 1 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट था। जब आपने हाइड्रोजन के सैंपल को इरेडिएट किया, यानी हाइड्रोजन के सैंपल के ऊपर एक डेफिनेट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का लाइट डाला, तो अलग अलग एटम, यहाँ 2 एटम का केस लिया गया है, अलग अलग एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वह अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सपोज किसी इलेक्ट्रॉन ने सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो वह फर्स्ट एनर्जी लेवल से जंप कर गया सेकेंड एनर्जी लेवल में। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया और फर्स्ट एनर्जी लेवल से जंप करके कहाँ पहुँच गया, सेकेंड एनर्जी लेवल में, दैट इज n = 2 में। वहीं कोई दूसरा आइटम जो था उसने थोड़ा ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, पहले वाले से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी n = 1 से सीधा जंप किया n = 3 में। क्लियर? ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वह n = 1 से कहाँ जंप कर जाएगा, n = 4 में, n = 5 में, लाइक दिस। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने कौन से वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, उसके अकॉर्डिंग्स वह हायर एनर्जी लेवल में क्या करता है, जंप कर जाता है। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन के सैंपल पर जब एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त तरंगदैर्ध्य या फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वाली प्रकाश डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, तो उसके डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली किसी हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। अब हायर एनर्जी लेवल में आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ चुकी है। इसलिए वो अपने ओरिजिनल स्टेट में यानी जहां से जंप करके गए थे n = 1 में वापस लौटते हैं बाय रिलीजिंग एनर्जी। याद रहे, जब लोअर से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन जब हायर से लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर? और रिलीज्ड एनर्जी ही स्पेक्ट्रम में एक डेफिनेट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लाइन के रूप में दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड में एमिशन ऑफ एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंपिंग शो किया गया है। जैसे सपोज कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके सीधे 4th एनर्जी लेवल में जंप किया था। कहां पर जंप किया था, 4th एनर्जी लेवल में। तो वो 4th एनर्जी लेवल से डायरेक्ट फर्स्ट में आ सकता है। अगर डायरेक्ट फर्स्ट में आ रहा है तो n = 4 की जो एनर्जी है माइनस n = 1 की जो एनर्जी है उसके डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा और उसी डिफरेंस के बराबर
जो उसके करिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है उसकी लाइन हमको दिखाई देगी स्पेक्ट्रम में। या ये भी हो सकता था कि n=4 से वह n=3 में जंप करे, n=3 से 2 में जंप करे, 2 से 1 में जंप करे, लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पर केस दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन n=4 से सीधा पहले सपोज n=1 में जंप किया, डायरेक्ट जंप किया, तो यहाँ दोनों n=4 माइनस n=1 इन दोनों के करिस्पॉन्डिंग डिफरेंस इन एनर्जी जो है उस एनर्जी को रिलीज कर देगा और उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइन दिखेगी कहाँ पर, स्पेक्ट्रम में। क्लियर है। एक दूसरा तरीका था, क्या था भाई, n=4 में इलेक्ट्रॉन था, 4 से सपोज उसने n=3 में जंप किया, n=4 से n=2 में जंप किया, 2 से 1 में जंप किया। इस केस में क्या होगा, n=4 से n=2 में जब जंप किया तो डिफरेंस इन एनर्जी को रिलीज किया, उसके कारण एक लाइन दिखेगी स्पेक्ट्रम में। उसके बाद 2 से 1 में आया, फिर डिफरेंस इन एनर्जी यानी n2 की जो एनर्जी है माइनस n=1 की जो एनर्जी है उसे रिलीज करेगा, उसके कारण एक दूसरी लाइन दिखेगी। एक तीसरा केस हो सकता था, यहां से यहां जंप करता n=4 से 3 में, 3 से सीधा फर्स्ट में। या ये भी हो सकता था कि n=4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 में जंप करे। तो यहाँ पर कई सारे पॉसिबिलिटीज थे। इलेक्ट्रॉन वापस लौटते समय आइदर डायरेक्टली वापस आ सकता है और इनडायरेक्टली, इन सेवरल स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में वापस आ सकता है। और आपको बताया गया कि हर ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन से क्या मतलब है, किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में जंपिंग, हर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए स्पेक्ट्रम में एक डेफिनिट लाइन दिखती है। तो भले ही हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन उसके स्पेक्ट्रम में न्यूमेरस लाइंस दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन उसके स्पेक्ट्रम में न्यूमेरस लाइंस क्यों बनते हैं? तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि हम हाइड्रोजन के किसी एक एटम का स्पेक्ट्रम नहीं लेते, हम किसी सैंपल का स्पेक्ट्रम लेते हैं जिसमें न्यूमेरस एटम्स होते हैं। जब हम उसके ऊपर रेडिएशन डालते हैं तो अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग हायर लेवल में जंप करते हैं। अब हायर लेवल में अनस्टेबल हैं, वहाँ से वो अपने लोअर यानी ओरिजिनल लेवल में वापस लौटते हैं। उसके भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं या स्टेप वाइज आ सकते हैं। स्टेप वाइज में भी कई सारे तरीके हैं। क्लियर है। और इन सारे ट्रांजिशंस के लिए एक लाइन बनती है। तो नेचुरली भले ही हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसके स्पेक्ट्रम में न्यूमेरस लाइंस दिखाई देती हैं। अब इन न्यूमेरस लाइंस को हम इनऑल 6 सीरीजेस में डिवाइड करते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, ये सीरीज कैसे डिसाइड होता है? तो याद रहे, ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी भी एटम के किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे यानी डायरेक्ट एक डेफिनिट लोअर लेवल में होने वाले सारे ट्रांजिशंस के कारण बनने वाली सारी लाइनें एक डेफिनिट सीरीज बनाती हैं। और ऐसी कुल कितनी सीरीजेस? 6 सीरीजेस देखने को मिली हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। देखते हैं आगे। ये देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहां दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दिखाया गया है और दिखाया गया है कि सीरीजेस कैसे बनती हैं। ध्यान रहे, किसी भी एटम के किसी भी हायर लेवल से, याद रहे इलेक्ट्रॉन का यहां हाइड्रोजन एटम के लिए लोअर लेवल यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल, क्लियर है, के सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से सपोज 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, या 4 से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, 5th से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, 6th से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, यानी किसी भी हायर लेवल से सीधे अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में n=1 में जंप कर रहा है तो जितनी भी लाइनें बनेंगी सब लाइमन सीरीज की लाइनें होंगी। किस सीरीज की होंगी? लाइमन सीरीज। ये देखिए n=2 से 1, n=3
से 1, n इक्वल्स टू 4 से 1 में जंपिंग। याद रहे डायरेक्ट जंपिंग, किसी भी हायर लेवल से सीधे फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर डायरेक्ट जंपिंग हो रही है तो जो सीरीज बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं, लाइमन सीरीज। क्लियर हुआ। और लाइमन सीरीज की जो लाइनें होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती हैं। किस रीजन में होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। याद रहे मोस्ट एनर्जेटिक लाइंस जो बनती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो होती हैं लाइमन सीरीज की लाइनें। लाइमन सीरीज की लाइनें चूंकि मोस्ट एनर्जेटिक हैं, इन लाइनों का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो यहां की चूंकि मोस्ट एनर्जेटिक लाइनें बन रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सीरीज की लाइनों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, या वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो याद रहे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज्यादा लाइमन सीरीज के लाइनों की होती है और वेवलेंथ सबसे कम होता है। क्लियर है। अब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, किसी भी एटम के किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर सीधे सेकेंड एनर्जी लेवल यानी n इक्वल्स टू 2 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, जंपिंग हो रही है, तो उसके कारण जो लाइनें बनेंगी सब मिलकर बामर सीरीज की लाइनें बनाती हैं। किस सीरीज की, बामर। ये देखिए n इक्वल्स टू, यहां पर n इक्वल्स टू 4 से सीधे कहां पर जंपिंग हो रही है, यहां ध्यान दीजिए n इक्वल्स टू 3 से 2 में जंपिंग, या n इक्वल्स टू 4 से 2 में जंपिंग, n इक्वल्स टू 5 से सीधे 2 में जंपिंग, n इक्वल्स टू 6 से सीधे 2 में जंपिंग अगर हो रही है तो लाइनें किस सीरीज की बनती है, बामर सीरीज की बनती है। बामर सीरीज की लाइनें, ध्यान रहे, यही एक ऐसी सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विजिबल रीजन में होती है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में होती है। इस सीरीज की जो लाइनें होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी यानी उनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किस रीजन में होता है, तो विजिबल रीजन, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में होता है। याद रहे ये जो सीरीज है जिसको हमने बामर सीरीज नाम दिया है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किस सीरीज को सबसे पहले खोजा गया, आंसर इज बामर सीरीज। क्लियर है। तो बामर सीरीज को सबसे पहले खोजा गया, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। प्रश्न खड़ा हुआ सबसे पहले इसी की खोज क्यों हुई, तो आंसर ये है कि इस रीजन की जो लाइनें हैं वो विजिबल रीजन में होती हैं, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में होती हैं, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, सिंपली आंख से देख सकते हैं। तो नेचुरली इसकी खोज सबसे आसान थी। तो ये सीरीज फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज है किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। क्लियर है। और इस सीरीज की लाइनें किस रीजन में होती हैं, तो आंसर इज विजिबल रीजन। अब आगे किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर सीधे थर्ड एनर्जी लेवल में, थर्ड एनर्जी लेवल दिस वन, थर्ड एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, यानी फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से सीधे थर्ड, सिक्स्थ से सीधे थर्ड, सेवेंथ से सीधे थर्ड, एट्थ से सीधे थर्ड, सीधे किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर सीधे थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो उस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं, आंसर इज पाश्चियन सीरीज। कौन सी सीरीज, पाश्चियन सीरीज। पाश्चियन सीरीज की जो लाइनें होती हैं वो IR रीजन में होती हैं, इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। इस सीरीज के लाइनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किस रीजन में होता है, तो IR रीजन में होता है। याद रहे बाकी की जितनी भी सीरीजेस हैं, पाश्चियन, ब्रैकेट, फोन्ड, हम्फ्री, ये सारी की सारी लाइनें IR रीजन की लाइनें होती हैं। किस रीजन की हैं, IR। स्पेशली हम्फ्री जो है वो फार IR रीजन बोलते हैं, दूरस्थ IR रीजन। क्लियर है। अब आगे देखिए, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर सीधे फोर्थ एनर्जी लेवल यानी फिफ्थ से फोर्थ में, सिक्स्थ से फोर्थ में, सेवेंथ से फोर्थ में या एट्थ से फोर्थ में अगर सीधे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होगी, उसके कारण स्पेक्ट्रम में जो लाइनें बनेंगी वो सब किस सीरीज की लाइन होंगी, तो आंसर इज ब्रैकेट सीरीज। किस रीजन में बनती है, ये भी IR रीजन में। क्लियर। सेम वैसे ही किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे फिफ्थ एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, यानी सिक्स्थ से फिफ्थ, सेवेंथ से फिफ्थ, एट्थ से फिफ्थ, तो ये सारी लाइनें मिल करके पी फोन्ड सीरीज का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको सिंपली हम फोन्ड सीरीज भी बोलते हैं। क्लियर है। ये सीरीज भी IR रीजन में होती है। क्लियर है, IR रीजन में। लेकिन एक सबसे खास बात ध्यान दीजिए, पाश्चियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फोन्ड सीरीज सब IR रीजन में है। तो डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस है इन लाइनों के एनर्जी का, उनके करिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। जैसे आप देखेंगे कि जो पाश्चन सीरीज की लाइनें हैं, इसका एनर्जी ब्रैकेट और फुंड सीरीज के रिलेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। वैसे ही ब्रैकेट सीरीज के केस में आप देखेंगे, ब्रैकेट सीरीज की जो लाइनें हैं उनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पाश्चन सीरीज के रिलेटिवली तो कम होगी, लेकिन फुंड सीरीज के रिलेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डिफरेंस कहां पर है इनके, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी। क्लियर है। लास्ट सीरीज जिसको हम्फ्री सीरीज बोलते हैं, बिल्कुल न्यूली डिस्कवर्ड सीरीज है। इसके पहले पी फुंड सीरीज है, कहाँ से कहाँ, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उनके कारण बनती है। और हम्फ्री सीरीज बिल्कुल न्यूली डिस्कवर्ड सीरीज है। क्लियर है। कब बनती है, तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, हायर से सीधे सिक्स्थ एनर्जी लेवल, कौन सा, n इक्वल्स टू सिक्स्थ, सीधे सिक्स्थ एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उनके कारण हम्फ्री सीरीज का फॉर्मेशन होता है। और ये हम्फ्री सीरीज याद रहे फार IR रीजन, दूरस्थ IR रीजन में होता है। और इसकी जो लाइनें हैं उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, लेकिन वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। आपको बताया गया कि हाइड्रोजन का कोई सैंपल लें, उस पर उपयुक्त वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन यानी विकिरण उसके ऊपर डालें, तो उसके अलग अलग जो आइटम हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। हायर एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस लौटते हैं, आइदर इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। सिंगल स्टेप में सीधे सीधे डायरेक्ट फर्स्ट लेवल में आ गए या बीच के लेवल में रुकते हुए वापस आए। यहाँ पर एक डेफिनिट लेवल से किसी दूसरे लेवल में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं उन सब के कारण स्पेक्ट्रम में एक लाइन बनती है। क्लियर है। और ख़ास बात यह है कि किसी भी आइटम के किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे एक डेफिनिट लोअर एनर्जी में होने वाले सारे ट्रांजिशंस एक डेफिनिट सीरीज बनाते हैं, एक डेफिनिट श्रेणी बनाते हैं। और ऐसी कुल 6 सीरीजेस देखने को मिलती हैं कहाँ पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि ये जो लाइनें बन रही हैं डिफरेंट सीरीजेस में, ये जो लाइनें बन रही हैं उनकी पहचान क्या है, उनका वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेव नंबर कैसे फाइंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक सीरीज का जो स्पेसिफिक फीचर है उसको डिटेल किया गया है। सबसे पहले लाइमन सीरीज ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस सीरीज अराइजेज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। The spectral lines of this series lie in ultraviolet region of electromagnetic spectrum and their wave number is obtained using following formula। तो बताया गया लाइमन सीरीज किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से बनती है। ये लाइनें अल्ट्रावायलेट रीजन में होती हैं और इनका वेव नंबर कैसे फाइंड होता है, ये देखिए फार्मूला वेव नंबर न्यू बार से डिनोट करते हैं। न्यू बार इक्वल होता है आर इज रीडबर्ग्स कांस्टेंट, आर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्या मिला, न्यू बार इक्वल्स टू आर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, वेयर आर इज रीडबर्ग्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है बिल्कुल याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। रीडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या वैल्यू है, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। याद रहे दिस वन आर इज नॉट गैस कांस्टेंट, इट इज रीडबर्ग्स कांस्टेंट इन दिस केस। n1 लाइमन सीरीज के लिए n1 क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल क्या है, फर्स्ट लेवल है, तो n1 का वैल्यू यहाँ क्या मिलेगा 1 एंड n2 का वैल्यू क्या हो सकता है 1 से ज़्यादा, यानी 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर लाइमन सीरीज के अलग अलग लाइन का वेव नंबर क्या होगा ये काउंट किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है, आपसे किसी भी सीरीज का नाम दे देगा और बोलेगा उस सीरीज के इस लाइन की पहली लाइन, दूसरी लाइन या तीसरी लाइन का वेव नंबर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं लाइमन सीरीज के लिए। 10 वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन है उसका वेव नंबर क्या होगा। इसके लिए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, देखते हैं कि लाइमन सीरीज की जो पहली स्पेक्ट्रल लाइन है वो बनती कैसे है, किस ट्रांजिशन से बनती है। थोड़ा सा हम बैक चल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन है वह n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने से बनती है। दूसरी लाइन n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने से बनती है। तीसरी लाइन n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से बनती है। तो अगर हम पहली लाइन का वेव नंबर जानना चाह रहे हैं तो n1 का वैल्यू हमें 1 लेना होगा। याद रहे लाइमन सीरीज में हर जगह n1 का वैल्यू हम 1 लेंगे क्योंकि ट्रांजिशन सीधे फर्स्ट लेवल में हो रहे हैं सारे। n1 का वैल्यू 1 लेंगे, लेकिन पहली लाइन के लिए n2 का वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्लियर है। जबकि दूसरी लाइन के लिए हम n2 का वैल्यू कितना लेंगे, 3 लेंगे क्योंकि 3 से 1 में ट्रांजिशन। तीसरी लाइन के लिए n2 का वैल्यू हमें क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। लाइक दिस। इस तरीके से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि n1 और n2 के वैल्यूज क्या होंगे। देन अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि वेव नंबर कितना आएगा। यूजुअली जो ऑप्शंस होते हैं वो रिवर्स कांस्टेंट के टर्म्स में होते हैं। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन। ये देखिए 10 wave number of first spectral line of Lyman series, that is nu1 bar. nu1 bar will be equals to r into 1. याद रहे 1 upon 1 का स्क्वायर लोगे, 1 upon n1 का स्क्वायर, n1 is 1, 1 upon 1 का स्क्वायर that is 1. सीधा हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, r into 1 minus 1 upon n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, that is r into 1 minus 1 by 4. That is equals to 3/4 r सेंटीमीटर इनवर्स। क्या वैल्यू हो जाएगा, 3/4 r सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। आगे वेव नंबर ऑफ सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर क्या होगा। तो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए n1 अगेन 1 होगा क्योंकि लाइमन सीरीज के सारे लाइनों के लिए n1 का वैल्यू हमें 1 लेना है। और n2 का वैल्यू क्या होगा, n2 का वैल्यू इस बार 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 से 1 में। ये दूसरी लाइन थी, आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। तो यहां पर nu2 बार का वैल्यू आया r इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9। तो क्या हो जाएगा ये 8/9 r सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। क्या हुआ, 8/9 r सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से जितनी भी लाइनें हैं, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सबके लिए आप वेव नंबर काउंट कर सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, सिमिलरली वेव नंबर ऑफ अदर स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर। तो आपने देखा कि लाइमन सीरीज कैसे बनती है। तो किसी भी एटम के किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे फर्स्ट एनर्जी लेवल में जितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं सब लाइमन सीरीज की लाइन बनाते हैं। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। इस सीरीज के लाइनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। ये सीरीज मोस्ट एनर्जेटिक सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जिसकी लाइनों की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ सबसे कम होता है। क्लियर है। और अलग अलग लाइन का वेव नंबर क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने आपको हाईलाइट करके बताया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ बामर सीरीज देखते हैं क्या लिखा है। दिस सीरीज arises ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल। The spectral line of this series lie in visible region of electromagnetic spectrum and their wave number is obtained using following formula। क्या होगा वेव नंबर, न्यू बार इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इन दिस केस n1 विल बी 2 क्योंकि बामर सीरीज की लाइनें कब बनती हैं, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे सेकेंड एनर्जी लेवल में जितने ट्रांजिशंस हो रहे हैं सब बामर सीरीज की लाइनें बनाते हैं। तो नेचुरली बामर सीरीज की लाइनों के लिए n1 का वैल्यू हमें क्या लेना है, 2 लेना है।
और n2 का वैल्यू क्या हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो यहां पर वेयर n1 is 2 एंड n2 विल बी 3 4 5 6 एंड सो ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज के पहले स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर क्या होगा? तो पहली स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनेगी? 3 से 2 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से पहली स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। तो वहां पर n1 का वैल्यू हमें 2 लेना है और n2 का वैल्यू क्या लेना होगा? 3 लेना होगा। क्लियर है? क्योंकि पहली लाइन कैसे बनती है? 3 to 2, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वह बामर सीरीज की पहली लाइन बनाएगा। क्लियर है? तो आपने क्या देखा? 10 वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज न्यूटन बार विल बी इक्वल्स टू r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इनटू का वैल्यू हमने 3 लिया, सेंटीमीटर इनवर्स, दैट्स इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 5/36 r सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आ जाएगा? 5/36 r सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज, n1 का वैल्यू 2 लेंगे, लेकिन n2 का वैल्यू इस बार कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या मिलेगा? वेव नंबर ऑफ सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज न्यू2 बार इक्वल्स टू r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, दैट्स इक्वल्स टू 3/16 r सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आ जाएगा? 3/16 r सेंटीमीटर इनवर्स। इन द सेम वे वेव नंबर ऑफ अदर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है? जैसे थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन की अगर हम बात करते तो n1 का वैल्यू फिर से 2 लेते, लेकिन n2 का वैल्यू कितना हो जाता? 5 हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? सिमिलरली वेव नंबर ऑफ अदर स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी कैलकुलेटेड। तो बामर सीरीज आपने देखा कि ये विजिबल रीजन में पाई जाती है। क्लियर है? साथ साथ ये बताया गया कि ये मोस्ट एनर्जेटिक जो सीरीज थी यानी लाइमन सीरीज, उससे कम एनर्जी वाली लाइनें इस सीरीज की होती हैं। क्लियर है? लेकिन वेवलेंथ रिलेटिवली ज्यादा होता है। क्लियर? और बामर सीरीज जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। क्यों सबसे पहले डिस्कवर हुई? क्योंकि यह विजिबल रीजन में होती है। इसकी लाइनों को हम इजिली नेकेड आई से देख सकते हैं। क्लियर? अब थर्ड सीरीज की बात करने जा रहे हैं, दैट इज पाश्चन सीरीज। दिस सीरीज arises ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड एनर्जी लेवल। The spectral lines of this series lie in IR region of electromagnetic spectrum and their wave number is obtained using following formula। क्या फार्मूला होगा? न्यू बार इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, वेयर n1 विल बी 3, क्योंकि पाश्चन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो किसी हायर एनर्जी लेवल से सीधे थर्ड एनर्जी लेवल में हो रहे हैं। तो यहाँ n1 का वैल्यू हमें क्या लेना है? 3 लेना है और n2 का वैल्यू 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो आपने देखा कि पाश्चन सीरीज कैसे बनती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे थर्ड एनर्जी लेवल में अगर हो रहा है तो जो लाइनें बनेंगी वो पाश्चन सीरीज की लाइनें होंगी। ये लाइनें IR रीजन में होती हैं और इनका वेव नंबर कैसे फाइंड करते हैं? तो न्यू बार इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, वेयर n1 इज 3 एंड n2 विल बी 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वे ब्रैकेट सीरीज कैसे बनेगी? किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे फोर्थ एनर्जी लेवल में होने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी IR रीजन में होती है और इसका वेव नंबर भी सेम फार्मूले से फाइंड होगा, दैट इज न्यू बार इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, बट इन दिस केस n1 विल बी 4 एंड n2 विल बी 5 6 7 8 एंड सो ऑन। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, दिस सीरीज arises ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू फोर्थ एनर्जी लेवल। The spectral lines of this series lie in IR region of electromagnetic spectrum and their wave number is obtained using following formula। Formula same है, न्यू बार इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, वेयर n1 इक्वल्स टू 4 and n2 will be 5 6 7 8 and so on। Now p-Fond series
कैसे बनेगी? किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे फिफ्थ एनर्जी लेवल में जितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उनके कारण फुंड सीरीज की लाइनें बनती हैं। देखिए क्या लिखा है, दिस सीरीज अराइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू फिफ्थ एनर्जी लेवल। The spectral lines of this series also lie in IR region of electromagnetic spectrum and their wave number is obtained using following formula. Again same formula, nu bar equals to R into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square centimeter inverse, but in this case N1 will be 5 क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सीधे फिफ्थ एनर्जी लेवल में हो रहा है, तो N1 का वैल्यू हमें 5 लेना होगा और N2 का वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। जैसे पहली लाइन के लिए पी फुंड सीरीज की N1 का वैल्यू 5, N2 6 लेंगे। दूसरी लाइन के लिए N1 5 बट N2 7 हो जाएगा, लाइक दिस। क्लियर? लास्ट सीरीज हम्फ्री सीरीज, बिल्कुल न्यूली डिस्कवर्ड सीरीज है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। क्लियर है? हम्फ्री सीरीज, दिस इज न्यूली डिस्कवर्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड arises ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू सिक्स्थ एनर्जी लेवल। The spectral lines of this series lie in far IR region of electromagnetic spectrum and their wave number is obtained using following formula. Same formula, nu bar equals to R into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square centimeter inverse. But in this case, N1 will be 6 and N2 will be 7, 8, 9, 10 and so on. Clear? तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे बनता है, यहाँ सीरीज़ कैसे बनती हैं और अलग अलग सीरीज़ के अलग अलग लाइन का वेव नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है किसी भी सीरीज़ का नाम ले लेगा, बोलेगा उस सीरीज़ के फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन या सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन या थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, किस सीरीज़ की लाइनें सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली हैं, किस सीरीज़ की लाइनें सबसे कम एनर्जी वाली हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन में इसको कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।